बिहार में चुनाव के बीच सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। दीपावली के बाद एक बहुत बड़ा पर्व बिहार में आने वाला है जिसका नाम है छठ। लेकिन इस सब के बीच दोनों चरण के नामांकन की तिथि हो गई पूरी और नामांकन के बाद अब प्रचार का अभियान तेज हो चुका है। लेकिन एक दुष्प्रचार का मौका महागठबंधन ने दे दिया है कि 243 कुल सीटें हैं, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशियों की संख्या 255 हो गई है। तो प्रचार चुनावी पार्टियां शुरू करें उससे पहले मीडिया के जरिए यह प्रचार शुरू हो गया है कि देयर इज नो एनी फ्रेंडली फाइट। अलायंस बचा ही नहीं है। फाइट होती है, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती है। और कांग्रेस, सीपीआई, आरजेडी जैसे दलों और एक आध जगह पर वीआईपी के साथ भी फ्रेंडली फाइट का जो समीकरण आया, इसने महागठबंधन की एक ऐसी कमजोरी सामने रख दी है जिससे कुछ जानकार ये संदेह कर रहे हैं कि कहीं हरियाणा या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसी गलती फिर तो नहीं होने जा रही है बिहार में। महागठबंधन इसे कितना साध पाएगा। हालांकि महागठबंधन की तरफ से अभी भी यह कहा जा रहा है कि जैसे कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी ने अपना कैंडिडेट हटा लिया और एक संतुलन के साथ तालमेल बन गया, उसी तरह से आगे आने वाले दिनों में महागठबंधन ये झगड़े को सुलझा लेगा। हालांकि ये कितना सुलझेगा कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ से भाजपा के एक नेता ने भाजपाइयों के केंद्र में रखते हुए एक अपील कर दी, जिसे आखिरी में हम सुनवाएंगे, जिसकी मंशा क्या है कि अपराधी लोगों को वोट मत दो। लेकिन मीडिया किस तरह से महागठबंधन के बीच झोल है, महागठबंधन के बीच दरार है, महागठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट, ये बात का सबूत है कि कुछ भी ये लोग साथ में बैठकर नहीं कर पाए तो ये बिहार क्या चलाएंगे। पहले सुनिए एनडीए खेमे के कुछ नेताओं के वे बयान जिनको मौका कांग्रेस, आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से मिला है कि वो हमला कर सके। पर मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहां पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। गठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब लगभग 15 सीटों पर इनका आपस में घमासान है। महागठबंधन पूरी तरह महाफूट का शिकार हुआ है। इन नेताओं से कोई ये पूछे कि शुरू में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग बाबू कहां उजाला कर रहे थे, कितने तरह के झगड़े उनके सामने आए थे, और उन झगड़ों को सुलझाने के लिए देश के जो बड़े चाणक्य कहे जाते हैं उनको 3 दिन पटना में क्यों रुकना पड़ा। देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है या जिस पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, हमेशा उसके पास एक मौका होता है कि वो अपने नाराज लोगों को मना ले। भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। केंद्र में उसके पास भी बहुत कुछ देने के लिए, और बिहार में भी उन्हीं की सरकार चल रही है। नीतीश जी तो चेहरा बचे हैं, क्योंकि नीतीश जी अगर आज उस पुरानी भूमिका में होते जिसमें वो 20 साल तक राज किए हैं, तो वो कभी भी इस बात से सहमत नहीं होते कि जो बिहार में जेडीयू बड़ा भाई हुआ करता था वो बराबर का भाई कैसे बन गया। तो नीतीश कुमार के गठबंधन में क्या हुआ, ये बात नीतीश कुमार ने बहुत हद तक तय नहीं की, उन लोगों ने तय की जिनका आरएसएस और बीजेपी से इतना करीबी रिश्ता है कि बस दल अलग है, दिल एक ही है। इसलिए नीतीश जी के गुस्से में कई सीटें ऐसी जो चिराग पासवान के पास गई थी वहां भी मनाया गया, वहां भी 3 दिन चाणक्य बैठे रहे। और पटना की गलियों में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि देर रात तक ऐसी बैठकें गृह मंत्री अमित शाह ने की हैं, लंबी बैठकें, मैराथन बैठकें, और उन बैठकों का नतीजा यह निकला कि सबको खुश कर दिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा भी खुश हो गए हैं, जीतन राम मांझी भी खुश हो गए हैं, चिराग पासवान तो इतने खुश हैं जिसका कोई खुशी का ठिकाना ही उनका नहीं है। और उसके बाद नीतीश कुमार को घर जाकर के मना लिया अमित शाह ने। लेकिन इन लोगों ने ये सवाल पूछा क्या कि तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के किस कैंडिडेट को टिकट दिया, जरा एक सवाल पूछे। फिर जीतन राम मांझी ने कितने परिवार के लोगों को टिकट दिया अपने,
फिर उपेंद्र कुशवाहा पत्नी को भी टिकट दे रहे हैं, साली, साला, पत्नी, भाई, भतीजा। तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सब की स्थिति क्या है, एक बार जरा इस पे भी बात हो। लेकिन मीडिया इन सवालों पर कभी बात नहीं करेगा। खुद ही अपने लोगों को, परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं और सिंबल दे रहे हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, और ये सारे लोग एक एक जाति के नेता बने। सामाजिक न्याय की बात करने वाले उन तमाम चिंतकों और बौद्धिकों को जरा इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि एक एक जाति के जो नेता पैदा हुए, वे लोग अपने समाज और जाति का प्रतिनिधित्व तो दिए, लेकिन हिस्सेदारी अपने परिवार की सबसे ज्यादा दी है। क्या उपेंद्र कुशवाहा, क्या जीतन राम मांझी, क्या चिराग पासवान, क्या ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये सारे नाम आपको देखने को ऐसे मिलेंगे कि अपनी जाति को गोलबंद करना, जो कि एक अच्छी चीज है। हर जाति में एक राजनीतिक चेतना आए और वे सारे लोग अपनी जातियों को गोलबंद करके हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ें, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। लेकिन राजनीति में जो व्यवहारिक तौर पर सामने दिखता है कि एक ही परिवार के सारे लोग, अब जैसे अनुप्रिया पटेल जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति यूपी में मंत्री हैं, संजय निषाद खुद के कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, और इन सब के बेटा बेटी सब सेट हैं राजनीति में। राजभर जी के बेटे तो हार गए। ये जो सामाजिक न्याय है, ये थोड़ा सा चिंता पैदा करता है, जहां विचार केंद्र में नहीं। विचार तो इन सारे लोगों का ये है कि बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर वहां खड़े हैं। अब कौन सी समाजवाद, कौन सी सामाजिक न्याय, बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान, इन सब की बात करना शोभा भी दे पाएगा क्या जब आप बीजेपी और आरएसएस को मजबूत कर रहे होंगे। लेकिन महागठबंधन के बीच 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई, पूरा प्रचार तंत्र इसी पर लग गया। अमित मालवीय आईटी सेल का ट्रोलर, वहां से लेकर टॉप ट्रोलर नंबर 1, वहां से लेकर के नीचे तक ऐसा लग रहा है कि सब महागठबंधन बिखर गया। सारी खबर यही बताओ, सब तरह से यही चला दो कि आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, कांग्रेस सीपीआई के खिलाफ लड़ रही है, सीपीआई वीआईपी के खिलाफ लड़ रही है, और सब आपस में लड़ गए। हालांकि इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। वो 12 सीटें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इन 12 सीटों में जो गठबंधन का पूरा तालमेल है वह थोड़ा सा दरकता दिखाई दे रहा है। अब इस पे कुछ लोगों के ये सवाल हैं कि ये जो कांग्रेस 72 से 60 पर आई, क्या इनका स्ट्राइक रेट कितना होगा। आप बिहार की बाने या दिल्ली तक जाएं, जितने भी लोग राजनीतिक रूप से बिहार की राजनीति को करीब से देख रहे हैं, वे सारे लोग महागठबंधन की 2-3 बड़ी खामियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। खामी नंबर 1, क्या हरियाणा वाली गलती, मध्य प्रदेश वाली गलती या कुछ हद तक महाराष्ट्र वाली गलती कांग्रेस बिहार में करने जा रही है। क्या कांग्रेस 60 सीटों में से 30 का स्ट्राइक रेट रख सकती है? मुश्किल है, लेकिन पहले ये कह पाना कि नहीं हो पाएगी ये हड़बड़ी है। लेकिन बिहार को जो भी करीब से जानता है वो इस बात को समझता है कि कांग्रेस के पास 40 से 50 सीटें पर्याप्त होती, और उन 40 से 50 सीटों में कांग्रेस बड़े आराम से 30-35 और माहौल अगर अपने पक्ष में हो जाए तो 40 सीटें तक जीत सकती थी। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं एक उदाहरण दूंगा, लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका में कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करते हुए सपा से बार्गेन करती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक पहले ही प्रोफार्मा बना रखा था, भाई कौन सी सीट है जिन पे आपके कौन से कैंडिडेट लड़ेंगे और उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन क्या है, ये जब मांग लिया और बड़ा अच्छे से संतुलन के साथ, बहुत संतुलन के साथ जो सीट बंटवारा हुआ, समाजवादी पार्टी को भी उसका फायदा हुआ और कांग्रेस पार्टी को भी फायदा हुआ। पिछले कई चुनाव से कांग्रेस पार्टी यूपी में रायबरेली और अमेठी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और इस बार कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद हैं। ये तालमेल होता है गठबंधन का, जो तालमेल हरियाणा में नहीं दिखा। हरियाणा में तालमेल नहीं बना, मध्य प्रदेश में तालमेल नहीं बना, महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक तालमेल में दिक्कत आई, और उसका नतीजा ये निकला कि जो हाथ में आई हुई जीत थी, ऐसा लगता था कि हाथ से फिसल गई। जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी ने, जो कि उधर से भी बहुत सारे विरोध हैं, बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कौन पैसा लेकर कहाँ टिकट ले लिया, कैसे क्या कर दिया, ये तो खैर नाराज लोग हर जगह आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या गठबंधन धर्म को निभाने के लिए कितनी भूमिका निभाई और कितना आरजेडी को फ्रीडम दिया। आरजेडी ने पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार 143 पर लड़ रही,
और आरजेडी वो पार्टी है जो बिहार में महागठबंधन की सबसे मजबूत घटक दल है। उसका हर जिले में संगठन है, कहीं कमजोर कहीं ताकतवर। उसके पास ऐसे नेता हैं जो लड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जो आपराधिक तत्वों को टिकट दिया गया, जिस पर उन्हीं के एक बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इनको वोट मत देना, उनसे लड़ने के लिए कई जगह समीकरण ऐसे बन जाते हैं कि उनसे लड़ने का जमीन पर खड़ा कौन होगा। देखिए, राजनीति की कुछ व्यवहारिक हकीकत इतनी कड़वी है जिसे गैर राजनीतिक लोग कई बार नहीं समझ पाते। जैसे मोकामा की सीट, जहां पर एक समय में इतना ताकतवर वो सीट हुआ करती थी कि वो उसका मोकामा का पूरे देश में नाम एक व्यावसायिक हब की तरह था। बाद में वहां नेता के घर में AK-47 मिले और नेता AK-47 रखने के जुर्म में, अपराध के जुर्म में जेल गया। अब वहां जेल जाने वाला नेता कभी आरजेडी कभी जेडीयू में जाता रहा, और दूसरी तरफ जो उससे लड़ने वाला नेता है वो भी इसी तरह दल बदलता रहा। और वहां तीसरा कोई कैसे लड़े? ये राजनीति भारत की है, इसकी एक बुनियादी समस्या है। और इस समस्या में यूपी, बिहार और उत्तर भारत के कई इलाके हैं, जैसे प्रतापगढ़ में राजा भैया। अब वहां जो गुलशन यादव चुनाव लड़े थे, आज योगी सरकार ने जो लड़ने वाला है उसको 1 लाख का इनामी घोषित कर दिया और उसके ऊपर इतने मुकदमे, इतनी संपत्ति कुर्क कर ली। फिर इनसे योगी से कौन लड़े? ये राजा भैया से कौन लड़े? ये ब्रजेश सिंह के खिलाफ कौन लड़े? कैसे लड़े? और जब कोई मुख्तार अंसारी या शहाबुद्दीन होगा तो उनको आतंकी बना दोगे तुम। और अगर उसका नाम अनंत सिंह होगा या राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह होगा या इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, और जो बीजेपी के सहयोगी बन जाएं, वे महात्मा हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। तो यहां पर आरजेडी ने भी कई ऐसे लोगों को टिकट दिया। लेकिन अब इस चीज के साथ गलती जो सबसे बड़ी समझ में आ रही है कि उस महागठबंधन के तालमेल को बनाने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अमित शाह की तरह 3 दिन पटना क्यों नहीं बैठ पाया। ये लोगों ने नीचे सवाल पूछे हैं। बड़ा दल है आरजेडी, जिसकी भूमिका बड़ी होगी, केंद्रीय भूमिका होगी, तो आपने अपने प्रभारी को रखा कि प्रभारी सब कुछ डील करेंगे। ठीक है, ये तालमेल भी होता है। प्रभारी और बड़ा दल ये दोनों मिलकर के जब तालमेल बनाने लगते हैं और फिर आखिरी में जब लगता है कि अंतिम रूप से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर तो बड़े नेता को दिल्ली से पटना में हाल्ट करना होता है। 2 दिन जाएं, बैठ जाएं, और जितने जितने नाराज लोग हैं, चाहे वो आरजेडी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, वीआईपी से हो या कम्युनिस्ट दलों से, सबको बुलाकर मीटिंग करें। जो काम अमित शाह ने किया, और अमित शाह ने वो भी और भी काम किया होगा जिसका मीडिया में खबर उस तरह से नहीं आएगी और पुख्ता कोई सबूत नहीं मिलेगा। तुम नाराज हो, तुम ये लो, तुम ये ले लो, अच्छा तुमको ये दे देंगे, ये तुमको पहले ही दिया है, तुम नहीं मानोगे। इस तरह से कई चीजें अमित शाह के पास होती हैं और देने के लिए हाथ भरा हुआ है। सरकार है, नोटबंदी का पैसा, जीएसटी का पैसा, चंदा का पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा, कहां से पैसा बीजेपी के पास नहीं आया है। उसके बाद आरजेडी कांग्रेस के पास, अब कांग्रेस की तो 1-2 जगह सरकार है भी, लेकिन बड़ी पार्टी आरजेडी तो 20 साल से सरकार में नहीं है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो देने के लिए क्या है? यकीन, भरोसा और लड़ने का मादा। इसलिए बिहार के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से जो झोल देखने को मिला, कि क्या आपने कल्पना की कि चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी या नीतीश जी, कोई नाराज हुआ तो उसके बाद बयानबाजी चौराहे पर इस तरह से हुई? और आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा था कि इनके लोग नाराज हैं जिनको टिकट नहीं मिला। जैसे जाले से मशकूर अहमद उस्मानी पिछली बार कैंडिडेट थे, 60,000 के आसपास वोट भी मिला, इस बार भी उनको टिकट मिलना चाहिए था, गलत हुआ, टिकट कट गया, वो निर्दलीय कंटेस्ट कर गए। ऋतु जायसवाल एक बड़ी नेता, कद्दावर नेता, लड़ने वाली नेता, उनको इस बार टिकट नहीं मिला। हालांकि जब वो आई तो टिकट पाई, नहीं जीत पाई। फिर उनको लोकसभा लड़ाया गया, नहीं जीत पाई। और उन्होंने ये नाराजगी बताते हुए कि जो उन्हें हराने में मदद किया उसको टिकट मिल गया, इसलिए हम उसको हराने के लिए निर्दलीय लड़ जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को हराएंगे या सब मिलकर के बीजेपी को जिताएंगे? चाहे वो कांग्रेस के नाराज धड़े हों, चाहे वो आरजेडी के हों। ये चीज देखिए, बीजेपी के पास डराने के लिए भी बहुत कुछ होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे, ये पर्ची पे तुम्हारा मुख्यमंत्री का नाम बदल गया, तुम जाओ। एक बयान नहीं मिला, न शिवराज सिंह चौहान का एक बयान, न मनोहर लाल खट्टर का, न वसुंधरा राजे सिंधिया का, किसी का। सबकी जमीन खींच लेते थे वो नीचे से।
लेकिन क्या मजाल कि एकनाथ शिंदे कुछ बोल सके? क्या मजाल कोई बोल पाए? यह बीजेपी का काम करने का तरीका है। तो बीजेपी की तरह आरजेडी और कांग्रेस तो नहीं कर सकती, इसलिए यहां नाराजगी सामने जग जाहिर हो जाएगी, जो स्वाभाविक भी है। लेकिन गठबंधन के बीच इन सब को बैठकर अंतिम रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग विधायक बनने के लिए लड़ेंगे और कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने न देने के लिए लड़ेंगे। बिहार में कई जगह अंदर खाने इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि जब ये समझ में आने लगा, जैसे एक बच्चे को मैं आपको सुनवाऊंगा, पहले सुन लीजिए उस बच्चे को। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक बच्चा है जो पटना का है, वो तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कुछ बोल रहा है, जरा सुनिए। सर, तेजस्वी यादव एक विजनरी लीडर हैं। वो यूथ के बारे में भी सोचते हैं, हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान देते हैं। वो कभी कम्युनलिज्म को प्रमोट नहीं करते हैं। ये नहीं कि कभी जो अभी कंट्री में चल रहा है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो करते हैं। कास्ट बेस्ड कहाँ करते हैं? अरे उनका कहाँ करते हैं? नाम में यादव है तो थोड़ी ना यादव का पॉलिटिक्स करते हैं। यही तो स्टीरियोटाइप है। तो सर उसके बाद वो कभी कम्युनलिज्म को प्रमोट नहीं किए और हमेशा सर आए वो 18 महीने के लिए गवर्नमेंट में आए, उसी टाइम सबसे ज्यादा रोजगार मिला। जितना भी शिक्षक की भर्तियां थी उसी टाइम आई, और वो अभी भी उसी टॉपिक पे अड़े हैं। वो कोई भी फालतू का बात नहीं करते हैं, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ये कुछ नहीं। इसका जरूरत भी अभी देश को नहीं है। ये ऑलरेडी इतने बन रखे हैं कि इस पे टॉपिक बात करना बस, जिसको जाना है जाए, नहीं जाना है मत। अब इस बच्चे को सुनते हुए आपको समझ में आया होगा कि बिहार के नौजवानों को ये उम्मीद दिख रही है कि तेजस्वी है तो नौकरी है, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते, पलायन की बात करते, कि अब महंगाई की बात करते, बिहार में जाति जनगणना से लेकर सामाजिक न्याय की बात हो, सबको समान अवसर मिले। तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनाई, कार्रवाई, बीच में भी तेजस्वी ने इसी पर चुनाव लड़ा था, और 25 का भी चुनाव तेजस्वी यादव का यही है। और इस सब से जो समीकरण बनता दिख रहा है कि कहीं तेजस्वी मुख्यमंत्री न बन जाए, इसलिए बहुत सारे लोग महागठबंधन में भी छोड़े गए होंगे बीजेपी और आरएसएस की तरफ से, ऐसा बिहार के लोग कह रहे हैं। वो टिकट वितरण में डिस्टर्ब कर देंगे, वो ऐसे लोगों को टिकट दिलवा देंगे जिससे नैरेटिव गड़बड़ हो जाए, और नैरेटिव तेजस्वी के पक्ष में ना आ जाए, महागठबंधन के पक्ष में आ जाए। और पेड लोग भी ऐसे होते हैं, और पेड लोगों में सीपीआई, जैसे एक उदाहरण दे दूं, टेलीविजन प्रशांत किशोर, जिसका न एक भी सांसद है, न विधायक, न मुखिया, कुछ भी नहीं होगा, और हर जगह डिबेट में मीडिया से उसको एक चेहरा बना दिया। भाकपा माले वहां एक पार्टी है जिसके 2 सांसद हैं, लगभग 12-13 एमएलए हैं, उनका एक एमएलसी है, उनके दूसरे राज्य में भी कई जगह एमएलए हैं। उनको टीवी पर वो स्पेस नहीं मिलेगा दीपांकर भट्टाचार्य को या सीपीआई एमएल को, प्रशांत किशोर को हर जगह मिलेगा। और एक जगह ये दिख रहा है कि प्रशांत किशोर इंटरव्यू छोड़ करके भाग गए, और प्रशांत किशोर ने भी टिकट वितरण में इतना घोटाला किया कि उसमें से कई कैंडिडेट सामने आकर के कह रहे हैं कि भाई जनसुराज का भी टिकट बिक गया। इस तरह से बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे वक्त में बिहार कहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा वाली गलती तो नहीं कर रहा है विपक्षी दल का महागठबंधन? बिहार के लोगों को सजग होना होगा। और आखिरी में बीजेपी का ये नेता कुछ अपील कर रहा है, जरा सुनिएगा। यदि आप बिहार और अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं दें, भले ही वो व्यक्ति आपके जात का नहीं हो। यदि आपके सामने जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रकृति के या क्रिमिनल पृष्ठभूमि के, तो बेहतर होगा कि अपना मत आप नोटा को दें। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से बेहतर यही होगा। इसका मतलब यह है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य चुनाव की तरह तो नहीं हो रहा है, और बिहार का चुनाव बहुत पेचीदा है, नेक टू नेक फाइट होगी। बिहार के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश महागठबंधन करेगा जहां महागठबंधन भारी पड़ रहा है, लेकिन मीडिया उनके छोटे से झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर पेश करेगी। बिखर गया महागठबंधन, टूट गया महागठबंधन, ध्वस्त हो गया महागठबंधन। लेकिन एनडीए के कई ऐसे काम को, जिससे कि वो अनैतिक भी होगा, लेकिन वो चूंकि राष्ट्र और धर्म के नाम पर होगा तो इसलिए महान काम माना जाएगा, वो चाणक्य कूटनीति मानी जाएगी। ऐसे दौर में बिहार निर्णायक जगह पर खड़ा है, और अगर बिहार इस निर्णायक जगह पर चूक करता है, जैसे योगी आदित्यनाथ बुर्का पर भाषण देने पहुंच गए, अमित शाह घुसपैठिया पर भाषण दे रहे हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, फिर मोदी जी का आप तो जानते ही हैं, जब अमित शाह और योगी का ये आलम है तो मोदी जी तो इनके आका हैं, तो कितना क्या रहेंगे। तो बिहार का चुनाव एनडीए चाहेगा कि बड़े बड़े मुद्दे पर हिंदू मुसलमान विवादित, बाकी गिरिराज सिंह का बयान आपने सुनाई और अशोक यादव का सुना,
लेकिन तेजस्वी जैसे महागठबंधन के पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, महंगाई, इस वाले मुद्दे पर बिहार लड़ता हुआ न नजर आ जाए, इसलिए मीडिया बहुत संदेह पैदा करेगा। मेरी गुजारिश है कि बिहार की हर खबर को टीवी मीडिया के भरोसे न बैठकर देखें। ये टेलीविजन चैनल पर एंकर जो बैठते हैं, ये जब आम आदमी पार्टी की सरकार होती है तो कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है, नाक फट जाएगी, फेफड़ा जल जाएगा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, और पार्टी बदल जाए, बीजेपी की सरकार आ जाए तो वो ट्वीट करेंगे कि पटाखा फोड़कर किसी को हम जलाएंगे। हम बात कर रहे हैं रूपिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ऐसे लोगों की। ये सारे बीजेपी के एजेंट भेजे गए। तो एनडीए बिहार में कैसे लड़ेगा? एनडीए बिहार में एसआईआर और चुनाव आयोग से लड़ ही रहा है, वो एक लड़ने का टूल उसके पास है। एनडीए अपना है ही, और एनडीए के पास कुछ स्टार प्रचारक हैं, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और रूपिका लियाकत, और ऐसे तमाम लोग, ये टीम है। महागठबंधन के पास क्या है? एक ही चीज, बिहार के लोगों की उम्मीद, और मुझे उम्मीद है कि ये उम्मीद सकारात्मक होगी। आपको क्या उम्मीद है? नीचे टिप्पणी अपनी जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग शांतिपूर्वक अपनी धारणा बनाने में एक मदद पाएं। इस चैनल पर ऐसे तमाम वीडियोस मिलते रहेंगे। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाना पड़ेगा ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि हमें थोड़ी हिम्मत मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जुड़ाव रहेगा, सच और हक की बात हम करते रहेंगे। समाज बेहतर हो, आगे बढ़े, इसलिए इस तरह की बात करना ज़रूरी है। ऐसी और बातों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।